So basically, the book, like, what was the reason behind it? Why have ओके, you wrote it? ये 1985 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन हुआ था मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड का, Yeah. टैक्सेशन के ऊपर. There's a very small story behind it. I'll just take 2 minutes in narrating it so that the people get the context. Right? Yeah. Language Hindi and English mix is fine. Yeah, I think they'll be able to understand it. Okay, I'll tell you. McDowell and Company Limited. McDowell is a liquor manufacturing company, as we all know. लिकर बनाते थे. तो रूल ये था कि whenever liquor is sold to any party, excise department used to sit outside at the gates, and you had to pay excise duty for the liquor to leave the premises. All right. Okay. And the company had to pay sales tax also for the liquor sold. Now, sales tax rule said that excise duty plus purchase price both have to be included for sales tax purpose. मतलब excise duty और purchase 10 रुपए का मान लीजिए प्रोडक्ट है, 3 रुपए excise duty है, तो 13 रुपए के ऊपर sales tax देना पड़ेगा. मैकडॉवेल कंपनी ने इसके लिए एक रास्ता निकाला. उन्होंने जो परचेजिंग पार्टी है उससे कहा कि एक्साइज ड्यूटी तुम डायरेक्टली पे कर दो गेट के ऊपर, एंड व्हेन यू कम इनसाइड यू पे मी ओनली परचेज प्राइस. ओके. तो उसने 3 रुपए गेट के ऊपर पे कर दिए, अंदर आगे 10 रुपए उसने एक्साइज परचेज प्राइस के पार्टी में दिए, और मैकडॉवेल ने कहा कि अब सेल्स टैक्स हम 10 रुपए पे ही देंगे क्योंकि हमें तो 13 रुपए मिले नहीं, 3 रुपए तो डायरेक्टली पे हो गए. The whole issue was this, whether tax is due on 13 rupees or 10 rupees. This issue went to Supreme Court twice. In the first round, the company won. Second round में जो डिसीजन हुआ वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन था मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड का. ये पूरी किताब उसी डिसीजन के से टेक ऑफ करती है कि टैक्स 10 रुपए पे होना चाहिए, 13 रुपए के ऊपर होना चाहिए. दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड इट, द वे इट गोज. और अगर ये कलरेबल डिवाइस वर्ड जो है, अगर आप चाहें इसके ऊपर मैं 2 मिनट इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कलरेबल डिवाइस क्या होती है. मोस्ट ऑफ योर लिसनर्स मे नॉट बी वेरी एडेप्ट एट टैक्सेशन, तो उनको मालूम नहीं होगा. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं. एक हलवाई की दुकान है, वहां पर जो है वो रबड़ी रखी हुई है, जलेबी रखी है और बर्फी रखी हुई है. आदमी जाता है वहां खरीदने के लिए, कहता है कि मुझे ये क्या रेट है, तो उसने कहा 300 रुपीज अ केजी फॉर ऑल. तो कहा ओके. तो कहता है कि मुझे 1 किलो रबड़ी दे दो. तो रबड़ी देता है, 1 किलो बांध के हाथ में पकड़ा देता है. फिर वो कहता है ऐसा करो ये रबड़ी वापस रख लो, मुझे तुम 1 किलो जलेबी दे दो. ओके, रबड़ी वापस, जलेबी दे देता है. जलेबी रखता है, फिर कहता है ऐसा करो जलेबी भी रहने दो, तुम मुझे बर्फी दे दो 1 किलो. तो बर्फी 1 किलो मिल जाती है. बर्फी लेके वो चलने लगता है. तो दुकानदार उसको रोककर कह रहे भैया पैसे. कहले किस चीज के? कहले अरे ये बर्फी ली थी. कह नहीं, बर्फी तो मैंने जलेबी के बदले ली थी. तो उसने कहा अच्छा फिर जलेबी के पैसे दे दो. तो कह रहे जलेबी तो मैंने रबड़ी के बदले ली थी. तो उसने कहा अच्छा फिर रबड़ी के पैसे दे दो. तो कहता है रबड़ी तो मैंने ली नहीं. ओके. ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है. इसको लॉ में हम लोग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि देखिए उसने आपको एक ट्रैप में ला दिया, तो ये जो उसके हाथ में बर्फी है इसको टैक्स बेनिफिट समझ लीजिए, और जो ये उसने सर्कुलरिटी क्रिएट करी ये कलरेबल डिवाइस समझ लीजिए. इस कलरेबल डिवाइस के थ्रू उसने एक टैक्स बेनिफिट ले लिया जो उसके हाथ में है बर्फी के रूप में. कॉमन सेंस ये कहता है कि उसको बर्फी के पैसे देने चाहिए. ये टैक्स बेनिफिट उसको वैसे नहीं मिल सकता. एंड फॉर दैट वी हैव टू क्रैक द डिवाइस विच ही हैज यूज्ड. इसके बदले ये, उसके बदले वो. बेसिकली कलरेबल डिवाइस यही है. ओके. दैट फॉर टैक्स बेनिफिट टू बी लेजिटिमेटली अवेल्ड, द ट्रांजैक्शन हैज टू बी जेन्युइन. द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी इन क्रिएटेड इन अ मैनर कि आपको टैक्स न देना पड़े, तो मैंने वो पैसे ना देने पड़े और टैक्स बेनिफिट आप ले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट इस केस में आप देख रहे हैं कि उसके हाथ में बर्फी है. अब इस आर्गुमेंट को आपके स्टूडेंट जो लोग सुन भी रहे हैं वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करें, ये ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सर्कुलरिटी में उसने आपको ट्रैप कर लिया है. बर्फी के बदले तो जलेबी थी, जलेबी तो रबड़ी के बदले थी, और रबड़ी तो मैंने ली नहीं. ये किताब बेसिकली इसी रबड़ी, जलेबी और बर्फी के बारे में है, सिंपल लैंग्वेज में.
और इसीलिए आपने पूरी बुक लिख दी इस टॉपिक के ऊपर। जी, ये एक्चुअली अब्यूसिव टैक्स अवॉइडेंस जो है वो हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में देखते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है उसमें टैक्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट ऐसे किया जाए कि इंडिया में मिनिमम टैक्स हो और जहां पर टैक्स बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं जिन कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड्स है, केमन आइलैंड्स में देयर इज जीरो टैक्स, उसमें कोई टैक्स है नहीं, तो केमन आइलैंड्स में कई लोग सब्सिडरी कंपनीज क्रिएट कर लेते हैं सो दैट दे रूट देयर ट्रांजैक्शंस थ्रू केमन आइलैंड्स। उस आइलैंड के थ्रू ट्रांजैक्शन को रूट करने का कोई औचित्य नहीं है। डायरेक्ट अगर ट्रांजैक्शन इंडिया के संग करेंगे तो उन्हें डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर, बट केमन आइलैंड्स के थ्रू ट्रांजैक्ट करेंगे तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज है, और इस चीज के बारे में बाकी कंट्रीज इंडिया से बहुत आगे निकल गई। यूएस, कनाडा एंड इंग्लैंड, ये तीन कंट्रीज में बहुत ही रोबस्ट एंटी अवॉइडेंस लॉ है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम लोग केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को नहीं देखते। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। दे शुड बी लुकिंग एट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस ऑल्सो। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में 6 दिसंबर का अगर आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया देखें, न्यूज आइटम है वेदांता कंपनी के ऊपर 150 करोड़ लगभग का क्लेम भारत सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है। इन्होंने इसी तरह की डिवाइस यूटिलाइज करके 150 करोड़ जो इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो इन्होंने नहीं दिया। दैट डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन। दिस डिस्प्यूट यू कैन एक्सेस इट ऑन इंटरनेट, वेदांता डिस्प्यूट टैक्स डिमांड, इफ यू जस्ट गूगल इट आपको ये डिटेलिंग मिल जाएगी इसकी। ये किताब इसी तरह के इश्यूज के बारे में कि इसको क्रैक, इस बोर्ड को कैसे क्रैक करें, ये मुद्दा है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे 35 प्लस इयर्स का आईआरएस का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपके पर्सनल कुछ केसेस भी होंगे बुक में? 32 साल, मैं 32 साल, 32 years I was in Indian Revenue Service, and thereafter I resigned in 2021. I had service left even after that, so I did not retire. I resigned in 2021. और आपने जो कहा बिल्कुल यकीनी इस तरह का अनुभव रहा मेरा। सर्कुलर ट्रांजैक्शंस का मध्य प्रदेश में मेरी पोस्टिंग थी 2011 से 2016 तक। वहां पर जब मैं एपेलेट कमिश्नर था तो मुझे इसी तरह का केस जो है वो सामने आया। 2 मिनट में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसका नाम मैं कंपनी का नहीं ले सकता फॉर द फैक्ट दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ नॉट टू बी नेम्ड ऑन सोशल मीडिया, सो आई विल नॉट टेक द नेम बट आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल। एक कंपनी है जिसके पास 100 रुपए मान लीजिए ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को वो वाइट करके कंपनी के अंदर लाना चाहती है। ये कैसे किया जाएगा? वो 10 रुपए का शेयर उसका है, शेयर प्राइवेट कंपनी 10 रुपए का शेयर है, वो कंपनी वाई को, एक्स को वो शेयर 100 रुपए में बेच देती है, कंपनी एक्स उसको 100 रुपए दे देती है, फिर एक्स जो है वो वाई को वो शेयर 10 रुपए में बेच देता है। वाई इस कंपनी को वापस वो शेयर 10 रुपए में बेच देता है। एक सर्कल क्रिएट हुआ, मेरे से एक्स के पास गया, एक्स से वाई के पास गया, वाई से फिर मेरे पास आ गया, लेकिन फायदा क्या हुआ? मुझे 10 रुपए के 100 रुपए का शेयर मिल गया। ये 90 रुपए लेजिटिमेटली मेरी कंपनी के अकाउंट्स में आ गए। वो 90 रुपए का सेटलमेंट मेरे और एक्स के बीच में भी ब्लैक मार्केट में होगा, वेयर आई कैन गिव कैश। भाई उसका लॉस हुआ, उसने 10 रुपए के शेयर के बदले में 100 रुपए दिए मुझे, 90 रुपए उसको कहां से रिइंबर्स होगा? वो रिइंबर्स कैश पे होगा। ये सर्कुलर ट्रांजैक्शन है, पैसे शेयर जहां से घूमे वहीं पर वापस आ गए। लेकिन कंपनी के अकाउंट में वो 90 रुपए नहीं, वेयर डिड लेजिटिमेटली व्हाइट मनी मेरे पास आ गया। ये कलरेबल डिवाइस है कि मैंने पैसों को घुमाया, इसको हम लोग सर्कुलर ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको राउंड ट्रिपिंग भी बोलते हैं। राउंड ट्रिप लिया, जैसे इंडिया से घूमने के लिए गए, पूरे विश्व का चक्कर लगाया, दोबारा इंडिया में अपने घर पे आ गए, तो सर्कुलर हो गया, राउंड ट्रिपिंग। तो दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग। ओके, अभी तक तो टेक्स्ट बुक बहुत बोरिंग लग रहा था, बट जिस तरीके से आपने बताया है मुझे तो आ गया इंटरेस्ट, तो मैंने तो पढ़नी है बुक अब इसके साथ। तो ये बेसिकली जो बुक है सर, ये आई मीन लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर जिसने लॉ पढ़ लिया है वो पढ़े उसको समझ में आएगी, या फिर बेसिक पब्लिक को भी समझ में आएगी? जी मैं बताता हूँ। जैसे आपको अगर टैक्स लॉ का एक्सपोजर नहीं था, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज समझाया, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे,
आपको रबड़ी जलेबी और बर्फी तो याद रहेगा, बिल्कुल। है ना। इशू केवल सिंप्लीफाई करने का है, और जिन लोगों को, जिन लॉ स्टूडेंट्स को या टैक्स लॉ को प्रैक्टिस करना है, ये किताब बेसिकली उन लोगों के लिए है, और जिनको बेसिक टैक्स लॉ एक्सपोजर है उनके लिए है। लेकिन अगर आपको टैक्स लॉ का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, तो यू कैन रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू राइट इट लाइक अ स्टोरी। मैंने इसमें टैक्स अब्यूजिव टैक्स अवॉइडेंस का इतिहास बताया है कि किस तरह से ये लॉ इवॉल्व हुआ यूएस से, सबसे पहले वहां से इवॉल्व हुआ, और ये जो जजमेंट 1985 में लिखा गया, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गिव क्रेडिट टू आवर ओन पीपल। जस्टिस ओ चन्नप्पा रेड्डी रोड दिस जजमेंट इन 1985 ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा उसके चीफ जस्टिस, उसके पार्ट थे। And in my view, this judgment should have been part of world tax history. It is one of the greatest judgments ever. इस जजमेंट की पूरी ट्रांसक्रिप्ट मैंने अपनी किताब में एनेक्चर में दी हुई है। जो इस जजमेंट को पढ़ना चाहे, ये जो एक्साइज वाला मैंने बताया था, दिस जजमेंट हैज बीन गिवन इन फुल एज पार्ट ऑफ द बुक, सो दैट आपको किताब कहीं इंटरनेट से एक्सेस ना करना पड़े। दैट जजमेंट आई हैव गिवन यू इन इट्स एंटायरिटी। तो व्हेन यू रीड इट, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। वो बड़ा एक स्टोरी की तरह लगता है, वो कहानी की तरह लगता है। टैक्स का कानून कहानी की तरह ही है। दैट इज व्हाई इट इज सो एनरिचिंग, बिकॉज फैक्ट्स ऑफ द केस रीड लाइक स्टोरीज। तो मैंने स्वयं भी इसको अनुभव किया। उसके बाद मैं मुंबई में पोस्टेड था 2019 में, तो मैंने इसको इन प्रैक्टिस, वहां पर भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील वहां पर आते हैं आर्ग्यू करने के लिए एपलेट ट्राइब्यूनल में, और मैं भारत सरकार की तरफ से था उस समय। तो आई हैव यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट देयर ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली इंडियन रेवेन्यू में अभी इसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रियलाइज हुई जो होनी चाहिए थी। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे, बहुत लोगों ने रील देख ली है, बट जिसने रील नहीं देखी है, जो सीधा लाइव पर आए हैं, वो जानना चाह रहे हैं बुक का एक्चुअल में नाम क्या है। बुक का नाम जो है वो टैक्सिंग कलरेबल डिवाइस, टैक्सिंग कलरेबल डिवाइस, और ये जो है वो अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है। इट इज इन पेपर बैग एज वेल एज हार्ड कवर ऑल्सो। जो लोग बेसिक टैक्स लॉ की तरफ थोड़े से भी एक्सपोज्ड हैं, बिकॉज लॉ के प्रैक्टिस में क्या है कि केवल एक सिंगल पेपर होता है 5 साल के कोर्स में भी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बेटर एक्सपोज टू टैक्स लॉ। तो ये किताब का नाम टैक्सिंग कलरेबल डिवाइस है। इट इज अवेलेबल देयर on Amazon. They can purchase it from Amazon, from Flipkart, directly from the publisher Books Clinic. It is available everywhere. और the link is given in my bio also. तो आप लोग वहां से जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके साथ हम अपनी लाइव एंड करना चाहेंगे कि अगर जो बंदा बुक पढ़ रहा है, उसे कोई एक लेसन आप देना चाहोगे कि भाई ये थॉट उसको माइंड में रख के पढ़ना चाहिए, तो वो क्या होगा? थॉट जो रख के पढ़ना चाहिए, देखिए ऐसा है कि आप इस किताब को पढ़ने वाले लॉ के स्टूडेंट्स होंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, नए जो आर्टिकल्स वगैरह कर रहे हैं, इस बुक की सिग्निफिकेंस उनके लिए क्या है? सिग्निफिकेंस इस बुक की उनके लिए यह है कि जब वो प्रैक्टिस करेंगे टैक्स लॉ को, तो देयर इज टैक्स एडवाइजरी एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। आपके क्लाइंट्स जब आपके पास आएंगे तो आपसे तरह तरह के तरीकों से टैक्स को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इफ यू आर एक्सपोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कलरेबल डिवाइस, यू विल बी एबल टू टेल देम कि देखो भाई ये हो सकता है और ये करोगे तो फंस सकते हो। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द थिन लाइन बिटवीन लीगल एंड नॉट लीगल। ये चीज समझनी जरूरी है। उसके अलावा एक और डिवीजन है टैक्स प्लानिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। आई जस्ट टेल यू इन वन लाइन ईच। फर्स्ट पार्ट इज टैक्स मिटिगेशन। टैक्स मिटिगेशन मतलब जो सीधे आपको, फॉर एग्जांपल आप सैलरी पाती हैं 10 लाख रुपए, उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आई थिंक सबने सुना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, एवरीबॉडी डूइंग। इधर अगर आप 10 लाख सैलरी एम्प्लॉय हैं, 10 लाख रुपए के ऊपर 50 लाख रुपए आपको ऑफ मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्चुअल नहीं है। ये टैक्स मिटिगेशन है। दूसरे एंड पे टैक्स इवेजन। 10 रुपए मैंने कमाए लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को केवल 5 रुपए बताए, ये आउट एंड आउट टैक्स इवेजन है, चोरी करना, कर की चोरी। टैक्स मिटिगेशन एक एंड पे, टैक्स इवेजन दूसरे एंड पे। बीच में 2 कॉन्सेप्ट है, एक है लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग और एक है एब्यूजिव टैक्स प्लानिंग। ये किताब केवल एब्यूजिव टैक्स प्लानिंग के बारे में। लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं
आयकर अधिनियम के अलग अलग प्रावधानों का इस्तेमाल करके वो अपने क्लाइंट को आप एडवाइस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू what not to do. abusive tax avoidance is telling you that if you enter into these gray waters, then you might get into trouble. Although, unfortunately, for IT department and fortunately for taxpayers, इस concept की clarity IT department को भी नहीं है. मैं 32 साल रहा और मैंने एक से एक बड़े अफसरों को देखा और उनकी व्यूज को सुना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि इसके ऊपर कोई रिटन वर्क है ही नहीं. इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इंडिया में इससे पहले आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई. आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं. आप अगर आप कलरेबल डिवाइस टैक्स प्लानिंग ये गूगल करें, you may be able to find some articles etc, but you will not be able to find any systematic exposition to the subject matter. मेरा प्रयास ये रहा है कि इतना सेलिब्रेटेड जजमेंट आज से 40 साल पहले लिखा गया, उसको इतिहास में सही जगह नहीं मिली और उसकी वजह से बहुत सारा टैक्स जो शायद हमें मिल सकता था वो भी नहीं मिला. और लॉयर्स के लिए ये एडवाइस है कि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है और किस तरीके से लोगों ने इसको करने की कोशिश करी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में. बिकॉज मैंने इसमें ग्लोबल टैक्सेस का भी जिक्र किया है. आई हैव डिस्कस यूएस टैक्स लॉ, आई हैव डिस्कस कैनेडियन टैक्स लॉ, आई हैव डिस्कस ब्रिटिश टैक्स लॉ एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन टैक्स लॉ. सो यू विल बी एबल टू नो व्हाट आर द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस. विश्व में और किन जगहों पर इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या काम हो रहा है वो भी मैंने लेटेस्ट एक्सपोजिशन दिया है जो उन सबके बड़ा काम आएगा. ओके, so we'll just hope that it will become the Amazon's best seller soon. I really hope so, but what is my primary interest is that the people should be exposed to correct legal thinking in taxation. टैक्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड है और अब लॉयर्स बहुत आ रहे हैं. पहले लॉयर्स इतने नहीं आते थे. मैं थोड़ा सा टैक्स लॉ ये सेशंस भी चलाता हूँ, नॉट पेड, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड. I run 4 or 5 sessions through LinkedIn, मेरी ऐप पे और मेरे उसमें. तो उसमें मैंने स्टूडेंट्स को देखा, पहले अगर 10 में से 2 लोग लॉयर होते थे तो अब 10 में से 8 लोग लॉयर होते हैं जो टैक्स लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं. उनके लिए ये किताब जो है वो अच्छा रोल प्ले करेगी उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए. डायरेक्टली आपको शायद उससे बेनिफिट ऐसा ना महसूस हो, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में फर्क क्या है. ओके, नहीं सर, मेरा तो इंटरेस्ट आपने डेवलप करा दिया है बुक पढ़ने के लिए. तो मैं तो 100% पढ़ने वाली हूँ और बहुत लोगों ने लिंक मांगे हैं बुक के जो मैंने रील डाली थी, तो वो ऑटोमेशन के थ्रू उनको ऑल दो लिंक पहुंच चुके हैं, प्लस बायो में भी लिंक है. बाकी अभी जिन्होंने सुना है वो लोग तो इंटरेस्टेड हैं बुक पढ़ने में. इतने लोग नाम पूछ चुके हैं बुक का कमेंट सेक्शन में. Right. Taxation in general, apart from this book, is a great field, and I see that you are advising people on taxation also. टैक्स के बारे में जो भ्रांतियां हैं और जो गलतफहमियां हैं उनको अगर आप दूर कर दें, it is probably the most interesting field in law to follow and most enriching too. The amount of money which you can make by practicing taxation. मैं 2021 से प्राइवेट साइड में हूँ. I do tax litigation work for firms in Mumbai, in MP, also in South, Hyderabad, Chennai. मैं उनकी तरफ से केस लाता भी हूँ अब प्राइवेट साइड से अगेंस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. पहले मैं रेवेन्यू की साइड से था. आफ्टर रिजाइनिंग आई वर्क फ्रॉम द प्राइवेट साइड. दे विल लव इट. एवरी डे इज अ ग्रेट एडवेंचर. सो यू विल नेवर बी बोर्ड इन टैक्सेशन. सिविल लॉ में आप बोर हो सकते हो, लेकिन टैक्सेशन में आप कभी बोर नहीं होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ. ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है बुक का नाम मैंने लिख दिया है. दैट इज टैक्सिंग कल्पेबल डिवाइस डिमिस्टिफाइंग द कोड बाय मिस्टर अनादि वर्मा. तो इसका लिंक मेरी बायो में भी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं. प्लस अमेज़न पर आप गूगल अमेज़न पर सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा. क्वेश्चन आया है सर आपके लिए कि I have done my LLB now and I had been registered as advocate, but I want to do LLM. So which specialization is best, taxation or cyber security? ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि LLM टैक्सेशन करने से आपको शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन वकालत में प्रैक्टिस करने के लिए आई डोंट थिंक LLM इन टैक्सेशन इज ऑफ एनी हेल्प.
इनफैक्ट यू विल गेट वेरी थियोरेटिकल. इंस्टेड आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम को प्रैक्टिकल एक्सपोजर में बिताएं, कहीं फर्म्स के संग, इवन इफ द सैलरी इज लो, go to a boutique law firm which practices tax law, assist seniors, spend time, see how they prepare cases. I think that will be better if you want to practice law. If you want to teach law, LLM in taxation is as good. Cyber security is the new and upcoming thing. Taxation is a relatively different cup of tea, and you stand to make great deal of money. सबको पैसे तो सभी को चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी में आपको उतने पैसे शायद ना मिले, टैक्सेशन में यकीनन मिलेंगे, प्रोवाइडेड यू आर गुड एट इट. ओके, थैंक यू सो मच सर. अभी मैं तो बस बुक करने वाली हूँ. होपफुली यू विल रीच मिलियंस ऑफ पीपल. I hope so, and I'm definitely available through your platform. Anything, if you wish to have me there in any of your sessions to give my views on any aspect related to law. मैं law पढ़ाता भी हूँ, although मैं और practice भी करता हूँ, खुद भी, और writer भी हूँ, लिखता भी हूँ. So I'll be very happy to join any of your sessions when you wish, and give whatever guidance I can. Sir, and even I want to create a reel on some tax law topic that would be suggested by you only. You'll be able to create 50 to 100 reels if we are in touch. I'm going to give you so much material on topical things. जो चीजें हमें डे टू डे बेसिस के ऊपर अट्रैक्ट करती हैं, और जो डे टू डे बेसिस पे हम अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं आती कि ये था क्या, बिकॉज जो आर्टिकल लिख रहा है वो टैक्स लॉ में इंस्ट्रक्टेड नहीं है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप टैक्सेशन की डेवलप कर लेंगे, तो दैट इज वन फील्ड विच यू विल नेवर वांट टू लीव. आप कुछ नहीं करना चाहेंगे सिवाय टैक्स के, अगर आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती. और समझाने वाली बात है कि समझ में आ जाए, थोड़ी पेशेंस रखना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है. मैं अभी पढ़ता हूँ, इवन आफ्टर 30+ years, स्टिल आई रीड लॉ, and I read judgments, and still I am fascinated. I am fascinated as a kid. मुझे कोई बढ़िया जजमेंट पढ़ने को मिल जाए तो मेरा दिन बन जाता है. With 4-5 cups of tea, and I am reading till 1 o'clock in the morning or 2 o'clock in the morning. Wow, that's so good. एक हम में यही है, जो हम लोग बुक रीडिंग जो रह गई है ना, जो हम नहीं कर पाते हैं आजकल, थोड़ा टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने में ज्यादा लग जाते हैं हम लोग. आई थिंक बुक रीडिंग तो होनी ही चाहिए. बस AI का सहारा मत लीजिएगा लॉ में. मेरी ये सबसे एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन है. इसके पीछे मेरे पास वजूहात है जो इस समय का सब्जेक्ट मैटर नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताता. लोग AI से बहुत फैसिनेट हो रहे हैं और AI को यूज करना चाह रहे हैं. केवल एक छोटा सा हिंट दे दूं, जो ये आप लोग क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स आप फीड कर देते हैं AI में, so that you can get grounds of appeal or statement of fact. Let me tell you, it is against law. Please read section 126 of the Indian Evidence Act 1872 and the corresponding section in Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. It is exposing client document to public in public domain. It is against law. The client can take you to court. Please do not feed client documents on AI. Everybody is doing it. Everybody is violating the law. Someday people are going to get into big trouble because of this. So even many law firms are promoting these legal AIs nowadays. बिल्कुल मैम कर रही है प्रमोट. उनसे पूछ लीजिए केवल एक सवाल मेरी तरफ से कि सर ये बता दीजिए कि 126 का वायलेशन है कि नहीं है. I just want one question to be answered. You are putting those documents in public domain. AI के पास जब डॉक्यूमेंट चला जाता है तो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है. और 126 इज अबाउट क्लाइंट अटर्नी कॉन्फिडेंशियलिटी. अटर्नी क्लाइंट के पेपर को किसी को भी नहीं बता सकता, कोर्ट ऑफ लॉ को भी नहीं बता सकता. जी सर. वो उसके और क्लाइंट के बीच का प्रिविलेज है. यू आर वायलेटिंग द प्रिविलेज ऑफ द क्लाइंट विदाउट सीकिंग हिज परमिशन. दे आर प्रमोटिंग इट फॉर देयर ओन रीजंस. देखिए, दिमाग जो है उसने AI को क्रिएट किया है, AI ने दिमाग को नहीं क्रिएट किया है. तो जिस चीज को हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है, हम दिमाग को उसी के अधीन क्यों करना चाहते हैं? मेरा केवल एक सवाल है. It seems like an interesting topic. हम लोग, मैं if you're free तो इस पर एक वर्कशॉप करना चाहेंगे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. Absolutely, ma'am. It was a great pleasure. It was a great pleasure knowing you. Although किताब के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पब्लिशर के थ्रू we have interacted, but my objective at this stage is not to make money out of my book. My objective is to educate people. Any money which is there is incidental.
I practice and practice well. I have got enough cases. I have got enough clients. I make money through that. So there is no issue of making. My objective is to instruct and educate, and that too without taking any money. If I come to your platform or any other platform, there is no question of money involved. वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बच्चों से पैसे ले, तो वो उसके लिए क्लाइंट बहुत हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे मैं पैसे अच्छी तरह से लेता हूँ, लेकिन आप लोगों से किसी से भी, ऑल ऑफ दीज पीपल आर जस्ट यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ माइन एंड यंगर फेलो प्रोफेशनल्स ऑफ माइन रादर. वो यंगर फेलो प्रोफेशनल्स हैं, तो सीनियर को जूनियर से पैसे लेने का कोई हक नहीं है. हमारा काम है कि हमने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है आप लोगों को ऐसे ही दें, जाने से पहले इस दुनिया से. वी शुड डिसेमिनेट ऑल दैट नॉलेज टू यू. अपने साथ तो लेके जाएंगे नहीं, तो यहाँ बांट के जाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता. सबकी साइड से बहुत थैंक यू है. अभी हम लोग आई डोंट थिंक सो बट आई थिंक 200 से 300 के आसपास लोग तो हमारी लाइफ पर जुड़े होंगे. ओके. और जिनको लिंक चाहिए उनको लिंक मिल गया है, और प्लस आपने जो बताया उसके बाद उनको पता लग भी जाएगा क्या वो बुक पढ़नी चाहिए उनको या नहीं पढ़नी चाहिए. Right. वो they will get to know, and since you are the person who has got public attention, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं जब आप चाहिएगा I'll be very much keen on participating in any capacity you wish me. मेरा जितना भी नॉलेज है वो सारा नॉलेज जो है वो इन लोगों के लिए है, और इसमें कोई भी कंसिडरेशन किसी भी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं है. आई वुड लव टू सी पीपल गोइंग आउट, बिकॉज लॉयर्स की आजकल आप देखिए सैलरीज के लेवल्स जो हैं, और इंस्टा अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं तो द नंबर ऑफ एग्नी स्टोरीज विच आर देयर कि साहब 10,000 रुपए महीने हो, 5,000 रुपए महीने हो, 20,000 रुपए महीने दे रहे हैं. इससे क्या होता है, फेयर तक नहीं हो पाता है. कारण है लैक ऑफ नॉलेज, और लैक ऑफ नॉलेज के लिए और लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे सीनियर जिम्मेदार हैं. हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि हम आपको नहीं सिखा पाते. क्यों नहीं सिखाते? हर चीज के लिए हमें पैसे क्यों चाहिए? ये बच्चे जो आते हैं सीखने के लिए, आप लोग लॉ पढ़ने के लिए आते हैं, आप तो डिपेंडेंट है, लॉ स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटर्नशिप के ऊपर डिपेंडेंट है. इफ यू कम आउट एज बैड, वी हैव ऑल्सो फेल्ड इन आवर ड्यूटी. आप तो फेल कर ही गए क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी, लेकिन हम भी फेल कर गए कहीं ना कहीं क्योंकि हमने भी मेहनत नहीं करवाई आपसे. तो इट इज अ यूनिवर्सल फेलियर. तो आई वॉन्ट टू पुट इन माई कॉन्ट्रीब्यूशन सो दैट ये फेलियर जो है वो सक्सेस में बदले, लोग अच्छा करें, और मेरीन ड्राइव के ऊपर मर्सिडीज को दौड़ाएं रिस्पॉन्सिबली स्पीड के अंदर. दैट इज माई ऑब्जेक्टिव. यू ड्राइव मर्सिडीज ऑन मेरीन ड्राइव, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव. मेक मनी, बी हैप्पी, एंड ऑल्सो डू गुड वर्क. And guys, you can follow sir's account. I think his account is private. I don't know whether he's gonna request. No, if you request or not. I would suggest LinkedIn is a better platform probably, because LinkedIn I have posted a lot of articles on taxation and everything is open. So you please see my account on LinkedIn. My detailing, my experience, and all the other info is there, and I'll be very happy to interact. We can in fact even form a group with Kavita ma'am if she desires. Then she can be the controller of that account, and we can have a lot of talk about planning career in law also, because I come from a family of lawyers. मेरी maternal side में there have been one chief justice, 2 judges of Allahabad High Court, criminal lawyers, etc. Wow. One side of my family comes full of judges and lawyers, so it runs in the blood. Law runs in the blood kind of thing. So I'll be very happy to help in any capacity. Apart from this book, I'll be very happy to help. आपके प्लेटफॉर्म पे आने पे मुझे अच्छा लगेगा. I'll get good exposure and I'll be happy to answer your questions. Sure, sir. मैं तो 100% कुछ ना कुछ आपके साथ क्रिएट करना है, because you seems like an encyclopedia of textbook. अब इतना साल देखिए मैंने गुजारा है. मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा. ऑल्सो सेशन खिंचता है. व्हेन आई वाज इन एपेलेट ट्राइब्यूनल अपीयरिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरा एवरेज अपीयरेंस जो था वो 15 से 20 अपीलें पर डे था. आई वाज डूइंग 100 अपील्स पर वीक फॉर द गवर्नमेंट. 100 अपील्स पर वीक. कई लोग एक साल में इतनी अपीलें नहीं करते, और ये प्रोसेस मैंने 6 साल तक चलाई. When I ended up after 1 decade of appellate tribunal, I did more than 12,000 appeals. 12,000 से ज्यादा अपीलें मैंने करी हैं भारत सरकार के लिए. और ये सब जो अनुभव आया, उन बड़े से बड़े वकील जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील हैं, जिनके नाम अखबारों में आप लोग पढ़ते हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ा गवर्नमेंट की तरफ से. जितना सीखने को मिला वो एक ओशन था.
बिकॉज इन लोगों को देख के, इनको बोल के ये लोग कैसे अपीयर होते हैं, ये भी अपने आप में एक एजुकेशन है। और इनके खिलाफ लड़ना, इनके खिलाफ बोलना, वो तो और भी बड़ी एजुकेशन है। सो वट एवर एक्सपीरियंस आई गैदर्ड, वो एक जो है मेरी तरफ से उस डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, पानी बह रहा है, जिसको जितना लेना है वो ले ले। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। और